हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पे। देखो, अब आप लोग क्लास 12th के अंदर आ गए हो। क्लास 12th के अंदर आते ही आपके पास बहुत सारा प्रेशर बनने लग जाता है। बोर्ड्स के एग्जाम का प्रेशर कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे इतना सारा सिलेबस पढ़ेंगे और बहुत सारे और भी चीजें आती हैं, जैसे कि बोर्ड्स के एग्जाम के साथ ही साथ हम लोग आगे के भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे इस साल, है ना। क्योंकि यार अल्टीमेटली आप लोगों को आगे का भी तो सोच के चलना होता है। तो ये कैसे करेंगे? क्या ये जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इनफ है बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए? क्या हमें और भी रेफरेंस बुक्स लेनी चाहिए पढ़ते टाइम, अपने तैयारी करते टाइम? तो ये सारे का सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूं साइंस अड्डा 24/7 पे। तो देखो जल्दी से एक चीज आप लोग सुन लो कि जो ये एनसीईआरटी है ये आपका एकदम वो होता है ना, कोई ग्रंथ, इसको एकदम ग्रंथ की तरह मान के चल लो कि यानी कि ये एक होली बुक है, होली बुक है इन बायोलॉजी। अगर आप लोग बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग सोच रहे हो कि आगे चल के आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, भले ही नीट देना है, भले ही आप लोग को सीयूटी एग्जाम देना है, भले ही नर्सिंग करनी है, यानी कि कोई भी एग्जाम आप लोग दोगे, तो जो एनसीईआरटी की बुक है इसको तो आप लोग होली बुक की तरह आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि आपको बहुत रिलीजियसली इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसी से ही सारा का सारा मैटर आता है। एक बात ध्यान खोल के सुन लो, आउट ऑफ द एनसीईआरटी चीजें नहीं पूछी जाती हैं इन योर बोर्ड्स एग्जाम्स। ठीक है, दिक्कत कहां पर आती है कि जो ये एनसीईआरटी है दिखने में, है ना, दिखने में बड़ी छोटी सी लगेगी, बड़ी प्यारी सी लगेगी, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं हमसे होते नहीं है। हम सोच में पड़ जाते हैं ये क्वेश्चंस आए थे तो वो कहां से आए थे, क्या ये असली में एनसीईआरटी में से ये ऐसा आपके साथ क्यों होता है? इसका जो पहला रीजन है ना कि जो एनसीईआरटी है ये बहुत ज्यादा कंसाइज्ड फॉर्म में लिखी हुई है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा, अगर कोई भी आपको टॉपिक दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक दे रखा है फर्टिलाइजेशन का इसके अंदर, ठीक है, एग्जांपल मान के चल रहे हैं, आपको XYZ कोई भी टॉपिक दे रखा है, मैं इसमें फर्टिलाइजेशन लेके चल रही हूँ, तो फर्टिलाइजेशन को इन्होंने मात्र 10 या 15 लाइन में इसको खत्म कर दिया होगा, छोटा सा पैराग्राफ। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करूं, उसके अंदर है बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने समराइज्ड फॉर्म में पूरी की पूरी एनसीईआरटी लिख रखी है। तो जब भी हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं हमें पहली बात तो समझ में ही नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। क्योंकि देखो मैं आपको कोई मूवी दिखाऊं और मूवी दिखाऊं नहीं, पूरी एक डिटेल चीजें नहीं बताऊं, बस मैं बता दूं अच्छा एंड में ये हुआ था और ये करके हो गया था। तो ऐसे ही कुछ एनसीईआरटी है, बहुत ज्यादा समराइज फॉर्म में लिखी हुई है। एनसीईआरटी को आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जब पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें समझ में ना आए क्योंकि बहुत ज्यादा कंसाइज फॉर्म में हो। फिर आप लोग क्या करते हो, उसी टॉपिक का आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो या कोई रेफरेंस बुक का आप लोग यूज करते हो, है ना। लेकिन आप लोग एक बात समझो कि आप लोग जितने भी एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स हैं आप लोग अल्टीमेटली उसी को ही एक्सटेंड करके पढ़ रहे होते हो। तो थोड़ी सी कंसाइज वे में है, लेकिन आप लोगों को रिलीजियसली फॉलो अप तो एनसीईआरटी को ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आपको एक्स्ट्रा या तो यूट्यूब की वीडियो देख लो या कोई एक्स्ट्रा आप लोग गूगल, आप तो आजकल पे है तो उस पर आप लोग देख सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि अभी आपको कोई और सेकेंडरी बुक यूज करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में टॉपिक से ही बाहर चली जाती है सारी की सारी चीजें। तो आपको स्टिक टू द टॉपिक रहना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। अगर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है तो अल्टीमेटली उसी को पढ़ना है। आप कोई और रेफरेंस बुक देखोगे उसके आसपास की बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो कि इररिलेवेंट होती है। समझ में आ गई? सेकंड चीज, आप लोग जब भी अपनी पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा, मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है और इतना जल्दी ये टॉपिक खत्म कैसे हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसाइज वे में। तो एक बार नहीं आएगा, 2 बार आपको थोड़ा अच्छे से आएगा, 3 बार आपको थोड़ा सा अच्छे से आएगा, लेकिन जब आप उसी बुक को, सेम बुक को बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन दे दोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। क्योंकि आप लोग देखोगे बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड होती है, बहुत ज्यादा क्या क्लोजली लिंक्ड होती है, बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड ऑप्शंस आते हैं, है ना। यानी कि आसपास की चीजें आपको, यानी कि बहुत डीप में एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, यानी कि इतना कि आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन ना हो। आता सब कुछ एनसीईआरटी में से, लेकिन कभी ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है, वो आपको तभी क्लियर होंगे जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन दे दोगे, मल्टीपल टाइम उसकी रीडिंग कर लोगे। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कहीं से भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो वो आप एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके बाहर या इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरी ही आप लोगों को पूरी की पूरी एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करनी है। अगर आप लोग कोई भी रिफ्रेशर बुक लेते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि रिलेवेंट हो सकती हैं फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, तो आपको टाइम ज्यादा उधर वेस्ट नहीं करना है। आपको रिलीजियसली एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल को डीप हार्टेडली
समझना है, पढ़ना है और याद कर लेना है। हर एक डायग्राम को इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन इसकी जो बैक जो एक्सरसाइज है वो सारी इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और अब तो आपको एनसीईआरटी का सिलेबस भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो आपको अब क्लास 11 से 12th में आयोगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाली है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा टफ थी ना वो आपकी क्लास 11th की ही बायोलॉजी थी। 12th में आप लोगों को बहुत ज्यादा लाइट लगने वाली है। अगर मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस की कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ करने हैं, तो हाँ मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अगर आप लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक्स आती हैं बहुत सारी, जिसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। और फॉर बोर्ड्स एग्जाम में बताऊंगी कि आप लोगों को बेटा सैंपल पेपर के लिए तो बुक्स लेनी पड़ेंगी ना। सैंपल पेपर के लिए आप लोग रेफरेंस बुक्स ले सकते हो। अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं और एक्स्ट्रा, तो आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस, है ना, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो। रिफ्रेशर बुक्स बस तभी ही काम आती है, वरना आपको कोर हार्टेडली रिलीजियसली सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में से ही मिलने वाले हैं, तो उसी पे ही अपना फोकस दिखाना है। ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करते हैं तो इतनी सारी आपको रेफरेंस बुक दे देंगे, लेकिन आप लोगों को समझना है पहले बोर्ड्स के लिए आपको एनसीईआरटी ही देखनी पड़ेगी। इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको एनसीईआरटी ही देखनी पड़ेगी अच्छे से। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, कोई टाइम ज्यादा निकला नहीं है, तो अच्छे से इसको देखो, एक एक वर्ड को समझो। और देखो अभी ये बेसिक आपका जो टाइम चल रहा है आपका बेसिक बिल्ड करने का है, तो ज्यादा फास्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ के पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलेगा उस वैसे से प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि इस साल आपका बोर्ड्स देना है। होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला आपकी नॉलेज ही स्किल होने वाली है और सब कुछ अच्छा रहेगा। बस आपको अपनी एनसीईआरटी को फॉलो अप करते हुए चलना है। बाकी आप लोग जुड़े रहिए साइंस अड्डा 24/7 के साथ। बाकी सारी अपडेट्स फॉर बोर्ड्स की या फिर इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।